फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलता है। और जिन बच्चों का सीटेट और यूपीटेट का एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका आगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। देखिए, चैप्टर का नाम आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको लर्निंग डिसऑर्डर या फिर अधिगम विकार के नाम से भी जाना जाता है, अधिगम निर्योग्यता के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग इसके नाम है। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम वीडियो के अंदर इसको पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ, ट्रिक के माध्यम से आज मैं इसको आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये हमेशा याद रहेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आज की वीडियो के अंदर लिए हैं, जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिक के माध्यम से चैप्टर समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दे दोगे एक बार समझने के बाद। ठीक, तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज की। आखिरकार ये चीज होती क्या है। देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सिंपल सा आप लोग जानिए कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। देखिए, जब लर्निंग होती है, जब भी कोई आदमी सीखता है, मान लीजिए आप भी कोई चीज सीखते हो, तो सीखने में किसी भी तरीके की कमी, मान लीजिए लिखने में समस्या हो रही है, पढ़ने में समस्या हो रही है, तो किसी भी तरीके की समस्या या किसी भी तरीके की योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम निरोग्यता के नाम से जाना जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। किसी भी तरीके की जो अक्षमता होती है। अब देखिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछे जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के टाइप, यानी इसके प्रकार पूछे जाते हैं। इन प्रकार को आपको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि 1 नंबर का कोई ना कोई आपके एग्जाम में इनमें से एग्जामिनर दे देता है उठाकर। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं आपके पहले प्रकार की, तो वो है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपका सिंपल याद करना है, ये आपका पढ़ने से संबंधित विकार होता है। देखिए, जब बच्चों को पढ़ने से संबंधित कोई भी कठिनाई आए, मान लीजिए बच्चा फ्लो में नहीं पढ़ पाता, ठीक है, बच्चा फ्लो में नहीं पढ़ पाता, या बच्चा सही स्पीड से नहीं पढ़ पाता, या फिर बच्चा मान लीजिए शब्दों को उल्टा पढ़ता है, यानी कि मान लीजिए बच्चा किसी शब्द को सा को वाज पढ़ता है, उल्टा पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, तो पढ़ने से संबंधित XYZ जितने भी विकार हो जाएंगे वो आपके डिसलेक्सिया से संबंधित आपके विकार हो जाएंगे। ठीक है, जब सीधा याद कर लेना, पठन से यानी कि पढ़ने से, रीडिंग से संबंधित आपके जितने भी विकार होंगे वो आपके डिसलेक्सिया से संबंधित हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अब आपका दूसरा विकार। दूसरा विकार आपका दिया हुआ है डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया के अंदर क्या आ रहा है, ग्राफ, और ग्राफ के अंदर क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर हम लोग लिखते हैं। तो लिखने से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो आएंगे आपके डिस्ग्राफिया के अंतर्गत। ठीक, जैसे वहां पर बच्चा सा को वाज पढ़ता है, अब यहाँ पर सा को वाज लिखता है, वहां पर पढ़ने का है, यहाँ पर लिखने का है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, बी को डी लिख देता है, उल्टा लिख देता है, या फिर उसके लिखने में, उसके लेखन में सफाई नहीं मिलती। ठीक है, बहुत सफाई नहीं मिलती उसके लेखन में। लिखने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे वो आपके डिस्ग्राफिया आ जाएंगे। और सिंपल सी ट्रिक है इसके अंदर, डिस्ग्राफिया के अंदर ग्राफ आ रहा है और ग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफ के ऊपर लिखा जाता है। ठीक, तो दूसरा विकार आपका हो गया। अगला देखते हैं तीसरा विकार। तीसरा विकार आपका डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया के अंदर किसकी साउंड आ रही है, ये कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। और देखिए, कैलकुलेटर पर बेसिकली काम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो गणितीय गणना से संबंधित जितने भी विकार होंगे, यानी मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो आपके डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, जैसा मान लीजिए कोई बच्चा नंबर्स में किसको दिक्कत होती है, किसी को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, किसको कंसेप्ट में दिक्कत होती है, थ्योरम में दिक्कत होती है, तो जितने भी तरीके के गणित से संबंधित विकार होंगे, कैलकुलेशन से संबंधित विकार होंगे, वो सभी विकार आपके डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और डिसकैलकुलिया के अंतर्गत कैलकुलिया की आपकी कैलकुलेटर की साउंड आ रही है, सिंपल समझ जाना, कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन करना। ठीक, ये आपकी तीसरी ट्रिक हो गई। उसके अलावा अगला विकार आपका डिस्मोर्फिया। अब देखिए, डिस्मोर्फिया के अंतर्गत क्या होता है, डिस्मोर्फिया के अंदर आ रहा है आपका मोर। ठीक, डिस्मोर्फिया के अंदर आ रहा है आपका मोर। अब डिस्मोर्फिया के अंदर क्या होती है, भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। भ्रम वाली स्थिति क्या हो जाती है, जो बॉडी की जो शेप होती है उसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता। वो कैसे, मान लीजिए बच्चे ने एक तरफ मोर देखा, एक तरफ मुर्गा देखा, अब बच्चों को क्या लगा, यार दोनों दिखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, यानी जो उनकी बॉडी की जो शेप है उसमें वो अंतर नहीं कर पा रहा, भ्रम की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में है कि इनमें मोर कौन सा है और इनमें मुर्गा कौन सा है। ठीक, तो इस तरीके से जो आपकी बॉडी शेप की भ्रम वाली स्थिति होती है वो होती है आपकी डिस्मोर्फिया। और डिस्मोर्फिया के अंदर मोर आ रहा है, तो मोर और मुर्गा समझ जाना आप लोग, इनके अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भ्रम की स्थिति में हो जाता है। अगर मैं अगले विकार की बात करूं तो अगला विकार आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है आपका बोलने से संबंधित विकार, या फिर आपका भाषा से संबंधित जो विकार होता है वो होता है आपका डिस्फेजिया। अब देखिए, डिस्फेजिया के अंदर क्या साउंड आ रही है, डिस्फेजिया यानी फंसने की साउंड आ रही है, यानी जब बोलते टाइम आदमी फंस जाता है। अब
अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी भाषा को व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चे अपने पापा से बात करना चाहती है फोन पर, लेकिन अपने विचारों को कह नहीं पाते कि पापा आज ये बात हुई, आज ये काम हुआ, मैं ये वो जितनी भी एक्स वाई चीज है। तो बोलने से संबंधित या फिर भाषा से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो आपके डिस्फेजिया के अंतर्गत आ जाएंगे। और डिस्फेजिया के अंदर आ रहा है फंस, यानी बोलते टाइम जो आदमी फंस गया या कोई भी फंस गया तो समझ जाना आपका डिस्फेजिया हो जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा में ही फंस गया, जो सही से व्यक्त नहीं कर पा रहा अपने विचारों को। अगर मैं अगले विकार की बात करूं तो अगला विकार है आपका डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया होता है आपका शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होता है। ठीक है, देखिए जब आदमी अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता तो आपका डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा। वो कैसे? मान लीजिए ये वाली बॉल इस बच्चे की तरफ है कि इसको पकड़ने के लिए, तो बच्चे के हाथ की मूवमेंट कैसे होनी चाहिए थी, मसल्स कैसे होनी चाहिए, इसको पकड़ने वाली होनी चाहिए थी, बच्चे ने कर रखे उल्टे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, बच्चा अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा। अब मान लीजिए इस फुटबॉल को बच्चों को किक मारनी थी और पैर की उसने ऐसी किक मारी कि बॉल को ना लगकर बॉल के ऊपर लगे और बच्चा गिर गया। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं तो वो सही से खाना नहीं खाते, खाना खाते तो अपने कपड़ों पर खाना गिरा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होंगे, जो आपके मोटर स्किल से संबंधित विकार होंगे, वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, आपके डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी बच्चा अपने मसल्स का, मांसपेशियों का सही से इस्तेमाल करना नहीं जान पाता। और डिस्प्रेक्सिया के अंदर देखिए पैर की साउंड आ रही है, तो जब बच्चा अपने हाथ पैरों का सही से यूज नहीं कर पाता, यानी अपने मसल्स का सही से यूज नहीं कर पाता। ठीक, तो आपका छठा विकार हो गया। और जितने भी विकार बता रहा हूं ना आपके, यही बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इन्हीं को कर लेना और करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सातवां विकार बचा, सातवां विकार आपका डिस्थीमिया। अब देखिए डिस्थीमिया के अंदर क्या साउंड आ रही है, डिस्थीमिया के अंदर साउंड आ रही है थीम की। अब जो आपका चैप्टर है, आपका अधिगम विकार वाला चैप्टर है, बेसिकली आपने 6 विकार अभी तक पढ़ लिए और सभी विकारों को पढ़ने के बाद इसकी थीम क्या निकली है। अगर किसी बच्चों को इतने विकार हो गए या कोई भी विकार हो गया तो वो बच्चा तनाव में आ जाएगा। तो तनाव से संबंधित जो विकार होता है वो आपका डिस्थीमिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चे, जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी तनाव ले जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा, मान लीजिए फेलियर किसको मिल जाता है, एग्जाम पास नहीं हो पाता है, कुछ भी चीज, तो तनाव के अंतर्गत अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्थीमिया आपका तनाव से संबंधित विकार आ जाएगा, जिसके अंदर आपको थीम याद करनी है। इस पूरे चैप्टर की थीम है आपकी तनाव की। ठीक, तो फ्रेंड्स 7 तरीके के महत्वपूर्ण आपके विकार थे, बार बार आपके एग्जाम में यही विकार पूछे जाते हैं। अब मैं इन विकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जो आपके टीचिंग के अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि एक स्टूडेंट को संख्याओं में यानी नंबर्स में और परिकलन में समस्या हो रही है, यानी कैलकुलेशन में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, देखिए आप लोग सिंपल समझिए किसमें प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, नंबर्स में और कैलकुलेशन के अंदर। जो भी मैथ से संबंधित कुछ भी चीज होगी, चाहे नंबर की हो, चाहे कैलकुलेशन की हो, चाहे गणितीय गणनाओं की हो, XYZ कुछ भी चीज हो, तो आपका क्या बताया था मैंने, सिंपल सी साउंड है, किसकी साउंड आई आपकी, कैलकुलिया की, यानी डिसकैलकुलिया आ जाएगा। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर की साउंड आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। कितना जल्दी देखिए आंसर निकला। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है, इसमें बताना क्या आएगा इस डैश के अंदर, वह सा को वाज, जो मैंने अभी आपको चीज बताई, और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, इन चीजों में अंतर नहीं कर पाता। देखिए अगर क्वेश्चन में बोलता हूं इनके पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता, तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, अगर पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता। अगर यहाँ पर बात होती लिखने की, तो लिखने के अंदर आ जाता आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया आ जाता है, लेकिन यहाँ पर डिस्ग्राफिया कहीं भी नहीं है, तो आंसर आपका डिसलेक्सिया आ जाएगा, यानी पढ़ने से संबंधित जो आपका विकार है इनमें अंतर नहीं कर पाता। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका गतिक कौशल। ठीक है, मोटर स्किल्स की बात हो रही है, जो आपके शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार मैंने आपको बताया था, मोटर स्किल्स का बताया था, जिसमें बच्चा अपने मसल्स का यूज सही से नहीं कर पाता, वो कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका डिस्प्रेक्सिया, यानी अपने हाथ पैर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जो चीज ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा आपका कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये आपका एक वेरिएबल स्टेट है, यानी कि एक चर अवस्था है। वेरिएबल स्टेट यानी चर अवस्था क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बदलाव देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, ठीक है, तो वो कुछ ट्रेनिंग के बाद, कुछ प्रैक्टिस के बाद उस विकार को ठीक भी तो किया जा सकता है, उसमें ठीक है संभावना बनी रहती है ना उसमें सुधार करने की। तो इसलिए इसको एक वेरिएबल स्टेट कहा गया है, इसलिए इसको एक चर अवस्था कहा गया है अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी को।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। देखिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर बड़ा सस्पेंस रहता है, बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत गलत दिया होता है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं आपको बार बार वीडियो में आपको बुक नहीं पढ़नी है कोई भी, ठीक, बुक के अंदर आपको ये वाला बहुत क्वेश्चन गलत दिया होता है, जबकि मैंने इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की है वहां से भी मिला लिया, जो भी ऑथेंटिक सोर्स है वहां से मिला लिया। इसका आंसर आपका आएगा डिस्ग्राफिया आएगा। अब आप कहोगे सर डिस्ग्राफिया के अंदर तो ग्राफ आ रहा है, और ग्राफ आते आपने कहा था लेखन से संबंधित जो भी विकार होगा वो आपका डिस्ग्राफिया आएगा, ठीक। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, मान लीजिए कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, तो क्या बच्चा वो चीजें लिख पाएगा? बिल्कुल नहीं लिख पाएगा वो चीजों को, ठीक है, वो बच्चा चीजों को नहीं लिख पाएगा अगर मान लीजिए उसे कुछ लिखने के लिए दिया जाए। तो इसका आंसर आपको हमेशा डिस्ग्राफिया ही लगाना है। बड़ा कंट्रोवर्सी रही है इस क्वेश्चन के ऊपर, और मैं शुरू से यही कहता आया था डिस्ग्राफिया इसका है, और आपको डिस्ग्राफिया के साथ ही जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका डिस्ग्राफिया हो जाता, आपका लेखन का हो जाता, तो आपको वैसे आंसर लगा देते, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था जैसे नोट्स के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस के लिए दिए, उसमें ऑफिशियल आंसर किस आपको आंसर मिला है, और बुक वाले क्या काम करते हैं, बुक वाले गलत देते हैं बहुत से क्वेश्चन आंसर, ये बच्चों को फेल कराने के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बुक वालों को कभी रिकमेंड नहीं करता कोई भी बुक बच्चों को। अगला क्वेश्चन आपका विकृत लिखावट, देखिए क्या बात आ गई, सीधा सा लिखावट आ गई, इंपेयर्ड हैंडराइटिंग की बात आ गई। तो जो विकृत लिखावट है यानी सही से बच्चा लिख नहीं पाता, तो लिखावट की बात आ रही है, तो लिखा किस पर जाता है, लिखा जाता है ग्राफ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक, आंसर आपका पहला से हो जाएगा। कितना जल्दी से इसका आंसर निकला है। अगला क्वेश्चन आपका भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है, जो आपका लैंग्वेज से डिसऑर्डर है, ठीक है, जब बच्चा अपनी भाषा को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, वो कौन सा विकार हो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका अफेजिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका अफेजिया हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो डिस्फेजिया बताया था, आपने बताया था डिस्फेजिया, यहाँ पर अफेजिया दिया हुआ है। देखिए सिंपल सा समझना मेरी बात को जो मैं आपसे कहने वाला हूं, जिस भी विकार के अंदर पहले शुरू में आपको डिस देखने को मिलेगा, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, इस तरीके से डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया, तो जिसके शुरुआत में आपको डिस देखने को मिले, तो समझ जाना उस विकार का समाधान किया जा सकता है, उस विकार का समाधान या उसको ठीक किया जा सकता है, उसको कुछ ट्रेनिंग देकर, उसको प्रैक्टिस कराकर इसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन जिसके आगे आपको ए दिख गया, अफेजिया इस तरीके से दिख गया, तो इसका समाधान नहीं हो सकता, इस विकार का समाधान बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, मान लीजिए बोलने से संबंधित विकार आपका डिसलेक्सिया है, ठीक है, तो डिसलेक्सिया में कुछ प्रैक्टिस के बाद, कुछ ट्रेनिंग देने के बाद, गोली देने के बाद उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा बोल ही नहीं सकता, या कोई भी आदमी बोल नहीं सकता, ठीक है, तो उसको ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ए लगाते हैं उसके आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा डिसफेजिया यानी अफेजिया हो जाएगा, यानी भाषा के अंदर फंस गया, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ए का और डिस का आप लोग आई होप समझ गए होंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट मेंटल डिसऑर्डर की बात हो रही है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, ठीक है, उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए पहला होता है आपका ऑटिज्म, आत्मविमोह। इसमें पता है क्या बच्चा क्या काम करता है, इसमें बच्चा खुद से ही ज्यादा बात करता है, वो दूसरों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, चुपचाप रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, ठीक है, ज्यादा दूसरों से बात ही नहीं करेगा, ना किसी से ज्यादा किसी के सामने अपने विचारों को ज्यादा अभिव्यक्त कर पाएगा। तो जो ऑटिज्म होता है ये विकासात्मक विकार का एक उदाहरण होता है। सेरिब्रल पाल्सी, ये भी आपका प्रमस्तिष्क जो घात होता है, हमारे माइंड के पीछे सेरेबल जो हमारा माइंड है, ये भी आपका इसका उदाहरण होता है। उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेज आपका इसका उदाहरण नहीं है। देखिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई भी बुरी घटना देख ली और बुरी घटना को वो भूल नहीं पा रहा, बुरी घटना को वो भूल नहीं पा रहा। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है करण अर्जुन, मूवी का क्या नाम है, करण अर्जुन, शाहरुख खान और सलमान खान वाली मूवी। तो इनके पिछले जन्म में जो अमरीश पुरी होता है, जो ठाकुर बनते हैं, वो इनको मार देते हैं, तो इनको सपने में दिखते हैं कि हमको किस तरीके से मारा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये बुरी घटना है जिसको भुला नहीं पाते, तो ये होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तो ये आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, बाकी आपका पहला भी है, दूसरा भी है। उसके अलावा जो चौथा है वो भी आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण है। देखिए बड़ा इंपोर्टेंट है, अभी एक एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि पूछा गया था ADHD,
इसके फुल फॉर्म बताइए क्या है। सिंपल इसके फुल फॉर्म पूछ ले एग्जाम के अंदर। जस्ट मैंने आपको कराया था पिछले एग्जाम में जो तैयारी कराई थी बच्चे की, तो इसके फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके फुल फॉर्म को याद करना। होता क्या है ये, देखिए जिसके अंदर ये वाला विकार होता है ना, वो बच्चा कहीं भी एक जगह आपको टिका हुआ नहीं मिलेगा। अपने घर के अंदर आपने देखा होगा कोई बच्चा आपको ऐसा मिलेगा, वो कभी इस जगह बैठा मिलेगा, कभी इस जगह मिलेगा, कभी अपने हाथ में कुछ चीज ले लेगा, कभी कुछ चीज ले लेगा। अगर आप उसके हाथ में मोबाइल दे दोगे या उसके हाथ में मान लीजिए टीवी का रिमोट दे दिया आपने, तो बहुत जल्दी जल्दी इनको चलाएगा, इनके बटन को बहुत जल्दी जल्दी चलाएगा। क्यों? उसके अंदर बहुत एक्टिविटी देखने को मिलती है, हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा गया है, जो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे। फोर्थ के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण था। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिए जितने भी अधिगम विकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके यही पूछे जाते हैं, इनसे बाहर नहीं पूछे जाते, और उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके लिए करा दिए। तो आज आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जितना भी आपका महत्वपूर्ण मटेरियल है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, यूपीटेट का हो, तो ऐसे ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको तैयारी कराता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा मटेरियल आपको और भी मिलता रहेगा। थैंक यू।